हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट गुरुकुल चैनल। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जो भी एम्स पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्ड मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी हम लोगों ने करा चुका है, ये थर्ड मॉडल पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी इशू होगा आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर और भी मॉडल पेपर्स चाहिए होंगे तो वो भी कमेंट में बताइएगा। बहुत जल्दी आप लोगों का पेपर है, तो अपने फीडबैक्स जो है वो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इन चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा क्या है, फेवरेबल है, रिएक्टिव है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन देते हैं, जो तुम्हारे क्या होते हैं, जितने भी प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं ना, वो एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट जो भी दिखाते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, मोर फेवरेबल होते हैं। तो यहाँ चेक कर लो, तो भाई बेंजीन तो सिंपल है, यहाँ क्या है, ये नाइट्रो है, ये इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ क्लोरो लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, यहाँ क्या है, CH3 लगा है, यानी कि ये जो है वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो जब भी प्लस आई ग्रुप लगा होता है ना, तो वो क्या होता है, वो तुम्हारा मोस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। तो भाई इस कंपाउंड में तुम लोग देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, CH3 CH2 CH, फिर एक साइड क्या जड़ा है, COOH, और एक साइड क्या है, OH, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। अब नंबरिंग करने के लिए हम लोग को प्रायोरिटी लिस्ट पता होना चाहिए। तो प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी लिस्ट में काफ़ी ऊपर होती है, सबसे ऊपर होती है। ठीक है, तो काउंटिंग हम लोग क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, देन 1 2 3 4। ठीक है, क्या है, 4 है, 4 यानी क्या हुआ, ब्यूटेन हुआ। अब देखो क्या होता है, जिसको हम लोग प्रायोरिटी दे रहे होते हैं उसको हमेशा सफिक्स में लगाते हैं, और जिसको हम लोग सेकंड प्रायोरिटी दे रहे होते हैं उसको हम लोग प्रीफिक्स में लगाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग, मतलब इसका अगर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और पहला प्रायोरिटी किसको है, एसिड के लिए। तो एसिड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स ओइक एसिड। ठीक है, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड, और दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो यानी कि इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी-ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। अगर यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना, मैक्सिमम की जगह मिनिमम लगाना, क्या करना, मिनिमम लगाना। किन चारों में क्या है, इन चारों में मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स किसके हैं। तो लोन पेयर्स निकाल लो भाई। लोन पेयर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालो, तो सारे कंपाउंड्स का स्टेरिक नंबर निकालते कैसे हैं, जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो ये क्या होगा, हाफ, जो भी तुम्हारा क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी नाइट्रोजन में 5 प्लस जितने मोनोवैलेंट एटम है 3, तो 5 3 8/2 कितना है, 4। अब ये 4 जो होगा वो क्या बताता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स और प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स बताता है, कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट है और कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बताएगा ये, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स बताता है। तो भाई बॉन्ड पेयर्स कितने, जितने भी तुम्हारे एटम्स से जुड़े होंगे ना उतने बॉन्ड बन जाएंगे, यानी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी 3 बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, और X लोन पेयर मान ले रहे हैं, +3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है तुम्हारा अमोनिया में, NH3 में। ठीक है, सिमिलरली अब इतना एसिड मत निकालना, डायरेक्ट निकालना कि देखना कि क्या आ रहा है, स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, उसमें से 3 से क्या है, बॉन्ड जुड़ा हुआ है, बचा क्या, 1, तो उतना क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। सिमिलरली यहाँ निकालना वाटर का, इसके लिए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के एटम उसमें 6 होते हैं,
2 मोनोवैलेंट एटम है, यानी 4 आ गया इसका भी। 4 में से 2 बॉन्ड पेयर से जुड़े हुए हैं, यानी इसके पास कितना हो गया, 2 लोन पेयर हो गया। यहाँ पे क्या आया, 1 लोन पेयर आया। ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए निकालोगे तो इसके लिए भी 2 लोन पेयर आएगा, इसके लिए भी 2 लोन पेयर आएगा। अब ये आप लोग का होमवर्क है कि इन सबों का लोन पेयर आप लोग निकालिए, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम लोन पेयर बताना है, तो इन तीनों के पास क्या है, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो सबसे कम अमोनिया में प्रेजेंट है। क्लियर है, आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलो करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो भाई या तो तुम निकालो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, हाफ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग, ऐसे करके जो भी फॉर्मूला होता है उससे निकालो। बट उससे निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रिक डायरेक्ट ध्यान लो कि ट्रिक क्या होती है। अगर तुम्हारा जो भी तुम्हारा ये क्या है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। क्या आता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है। ये आप लोग को बस यही याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अगर नीचे प्लस करते जाओ इलेक्ट्रॉन्स को, 16 आ गया, 17 आ गया, ऐसे, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा, इससे 0.5 कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, यानी 2.5 हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर के लिए भी ऐसे क्या करते हैं, 2.5 घटाते ही जाएंगे। क्लियर है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इजीली ट्रिक से फाइंड कर लेते हैं। बस याद क्या करना है कि 14 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है, अब यहाँ पे कर लो भाई, क्या है यहाँ पे O2 माइनस, यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है 18 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर, क्या होगा इसका, 2 होगा। 17 रहेगा तो 1.5 हो जाएगा, 18 होगा तो 1 हो जाएगा, यानी O2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा हुआ, फिर O2 माइनस का, और देन O2 माइनस का। क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। भाई आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो कौन देता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो भाई देखो आइडोफॉर्म टेस्ट वो देते हैं जिनके साथ क्या हो, जो भी तुम्हारा मिथेन हो, CH3 हो, उसके बगल का जो कार्बन हो उससे क्या हो, OH ग्रुप जुड़ा हो, या फिर क्या हो, जो तुम्हारा CH3 हो उसके साथ कीटोन जुड़ा हो, ठीक है। 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन मैंने बताया, या तो CH3 के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ OH जुड़ा हो, अल्कोहल जुड़ा हो, या फिर क्या हो, जो CH3 है उसके साथ कीटोन जुड़ा हो। वो क्या करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो यहाँ देख लो भाई, इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 OH। तो भाई यहाँ पे क्या है, जो मिथेन के साथ जो भी कार्बन है उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो इथेनॉल ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मिथेनॉल के साथ क्या होता है, मिथेनॉल के साथ तो डायरेक्ट मिथेन के साथ ही OH जुड़ गया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, इथेनॉल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। अगर हम लोग कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी की बात करें ना, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री, ठीक है। क्या ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइंस के लिए, 3 डिग्री टर्शियरी पहले, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक। इन चारों में एरोमेटिक कौन सा है। तो एरोमेटिक के लिए प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, ये कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग देखेंगे ना, तो पहले ये याद कर लो, बेंजीन हमेशा एरोमेटिक होता है। देखो अल्टरनेट बॉन्डिंग्स होती हैं, इसमें क्या हो रहते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होती है, कॉन्जुगेशन हो रहा होता है, साइक्लिक, देखो कॉन्जुगेशन हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी चेक करो भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है, चेक करना है कि कैसे ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, चेक करो भाई, करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द लोएस्ट pKa वैल्यू।
तो देखो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है ना उसकी पीके वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। तो इसमें बस क्या करना है हम लोग को, चेक कर लेना है कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो भाई ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, एसिडिक तो सब है, बट देखो यहाँ क्या जुड़ा है, क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया। क्लोरीन क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्लोरीन जो होता है जब जुड़ता है तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो वो ये होगा, और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है उसकी pKa वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है इतना, आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, विच वन शोज द ज्योमेट्री, सॉरी नाइन्थ स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच सॉल्ट सॉल्यूशन विल हैव अ बेसिक पीएच। इनमें से बेसिक पीएच किसका होगा। तो भाई जो तुम्हारा एसिड और बेस मिलके क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। तो जब भी तुम्हारा अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट होगा ना, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिक बिहेवियर शो करेगा। तो NH4Cl क्या होता है, NH4Cl जो होता है वो तुम्हारा एसिडिक होगा, है ना। और Na2 ये तो न्यूट्रल है तुम्हारा, NaOH से बन रहा है, HCl से बन रहा है, दोनों ही वो स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ देखो ये NaOH से बन रहा है Na2CO3, और किससे बन रहा है, H2CO3। H2CO3 वीक एसिड है और NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्ट बनेगा ना, Na2CO3 का जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, तुम्हारा बेसिक होगा पीएच में। क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा इसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो भाई देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सच ट्रांस आइसोमेरिज्म, पहली बात उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। फिर दोनों साइड क्या होनी चाहिए, अलग अलग ग्रुप जुड़ी होनी चाहिए। तो भाई यहाँ दोनों साइड अलग अलग ग्रुप कहाँ जुड़ा होगा, ब्यूटोइन। ब्यूटोइन जो होगा ना, यहाँ देखो अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा है, H जुड़ा है, ऐसे ऐसे करके जुड़ा है, ठीक है। 2 नंबर पे ये है, अलग अलग है, CH3 है, H है। तो तुम्हारा ब्यूटोइन जो हो जाएगा ना, वो जो हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल जो है आपका क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। तो भाई देखो कौन इन चारों में ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करेगा। तो अगर हम लोग CO2 की देखो बात करते हैं, यहाँ देखो ऑक्टेट रूल का मतलब जो भी तुम्हारा सेंट्रल एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन तो है, ये ऑक्टेट कर रहा है। NH3 भी वैसे देखोगे ना तो ऐसे आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक लोन पेयर इसके पास होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तुम्हारा वाटर जो होता है इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, ये भी क्या होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। जो तुम्हारी BF3 होती है ना, ये तुम्हारी जो होती है वो क्या करती है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है। क्लियर है, कौन सी नहीं करती है, BF3 जो होती है ना आपकी, वो क्या करती है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है। क्लियर है, बिकॉज इसमें क्या होता है, यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास होते हैं और स्टिल ये साइज में छोटा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो ये तुम्हारा ऑक्टेट नहीं पूरा करता है, फिर भी ये तुम्हारा क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है और क्या है, रिएक्टिव भी है। क्लियर है, आगे चले। आगे अगर चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ज़ेनॉन O3 की, ठीक है, ज़ेनॉन ऑक्साइड XeO3 की, वो क्या होगी। तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या है, ज़ेनॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो भाई निकाल लो इसका, सेंट्रल मेटल एटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट में ज़ेनॉन के पास आउटर मोस्ट, अगर नहीं याद आ रहा है आपको ज़ेनॉन कि ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बस ये याद रखो करो कि ज़ेनॉन जो है वो आपका क्या है, एक नोबल गैस है। और जितने भी नोबल गैस होते हैं हीलियम को छोड़ के, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे तुम 8 इलेक्ट्रॉन लिख लेना, प्लस करेंगे इसके पास कोई मोनोवैलेंट, ऑक्सीजन क्या है डाईवैलेंट होता है, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, कोई कैटाइन नहीं है, कोई एनाइन नहीं है।
तो बस क्या हो जाएगा 8 + 0 हो जाएगा, कितना आ गया ये आपका 4। और जब आपका स्टेरिक नंबर 4 होता है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। क्लियर, क्या होती है, sp3 होती है। अगर तुम्हारा क्या हो स्टेरिक नंबर 2 हो तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, 2 होती है। अगर स्टेरिक नंबर आपका 3 हो तो क्या होती है, sp2 होती है। अगर स्टेरिक नंबर आपका क्या हो 4 हो तो sp3 होती है। क्लियर है, जैसे 5 हो तो sp3d होती है। तो ऐसे आपका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का sp3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा व्हेन प्रोपेनॉन रिएक्ट्स विथ 2,4-DNP। तो जब भी क्या होता है, कंपाउंड क्या करते हैं 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं, उसके डेरिवेटिव को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेरिवेटिव को बनाते हैं। तो जब भी इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, आपका डेरिवेटिव बनेगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2,4-DNP डेरिवेटिव। क्लियर है, आगे चलें, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ ल्यूकस रिएजेंट। तो भाई ल्यूकस रिएजेंट जो होता है ना वो क्या होता है आपका कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है। क्या होता है आपका, जो कंसनट्रेटेड HCl होता है और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये जो अल्कोहल होता है ना उसको अलग करने के लिए। ठीक है, क्या किस लिए, डिटरमाइन करने के लिए आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को। तो भाई क्या होता है यहाँ पे, जो आपका ल्यूकस रिएजेंट होता है ना वो 3 डिग्री अल्कोहल को बहुत जल्दी से देता है। ठीक है, किससे रिएक्ट ज़्यादा करता है, जल्दी से। अगर 3 डिग्री अल्कोहल आ गया तो वो फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा। तो कौन सबसे फास्टेस्ट देता है, जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो आपका ल्यूकस रिएजेंट के साथ फास्टेस्ट रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, देखो भाई क्या बोल रहा है, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। भाई यहाँ पे क्या बताना है, सिग्मा बॉन्ड्स बताने हैं, किसके पास मैक्सिमम नंबर होंगे। तो भाई सिग्मा बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, काउंट करने पड़ेंगे आपको। क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। तो पहले क्या करो, सारे का स्ट्रक्चर बनाओ और सिग्मा बॉन्ड काउंट करो या तो। ठीक है, तो अगर इथेन की बात, अब देखो सारे का स्ट्रक्चर बनाओ, तो उससे अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ सिग्मा बॉन्ड करना कैसे काउंट करते हैं ये बता देती हूँ। तो देखो क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है, बेंजीन है आपका। बेंजीन कैसा होता है, ऐसे होता है, सब पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एक बॉन्ड यहाँ सिग्मा होती है, एक पाई होती है। ठीक है, क्या होती है, एक सिग्मा होती है और एक पाई होती है। तो काउंट करो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक हो जाएगा, पहले इधर वाले का रिंग पे काउंट कर लेते हैं, फिर हाइड्रोजन के काउंट कर लेंगे। 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, देन 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, यानी क्या है यहाँ पे 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं आपके। ठीक है, अगर इथेन का देख लो तो यहाँ इथेन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है और हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ क्या हो गया, 3 3 6 और एक 7 ही हैं। ठीक है, वैसे ही सबका ऐसे निकालोगे ना तो सबके कमाएंगे। बेंजीन के क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, बेंजीन के सबसे ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। तो भाई देखो क्या होता है, 1 मोल ऑफ अगर गैस लेते हैं ना तो उसमें 22.4 लीटर होती है। ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, गैस की वॉल्यूम। तो अगर यहाँ हम लोग 1 मोल की बात करें N2 गैस की, 1 मोल ऑफ N2 गैस की बात करें तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ N2 गैस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके पास कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। इतने ज़्यादा क्या होंगे, सॉरी एटम्स होंगे, एटम्स होंगे।
लेकिन यहाँ हम लोगों को क्या बताना है, एटम्स बताने हैं ना, और N2 गैस के बताने हैं। तो यहाँ N2 गैस के सारे एटम्स हैं। अब यानी एक जो गैस है N2 का, उसके पास क्या है, 2 एटम्स है ना। तो इतने तो हैं ही पहले एटम्स, प्लस तुम्हारे यहाँ N2, एक के पास कितने होंगे, एक N2 के पास कितने होंगे, ऑलरेडी 2 एटम है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए। अगर हम लोग को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो 2 इंटू जो भी तुम्हारे कितने एवोगैड्रो नंबर है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आंसर क्या आ जाएगा आपका 1.204 इंटू 10⁻24, है ना। क्या आ जाएगा, 1.20 इंटू 10⁻24। क्लियर है। तो आंसर यहाँ आपका सी आ जाएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर इतना लगा के आ जाएंगे, पर आप लोगों को यहाँ नोटिस करना है कि ये N2 की, नाइट्रोजन की बस नहीं बात कर रहा है, N2 की बात कर रहा है। ऑलरेडी इसके पास 2 एटम्स हैं, तो जितने भी एटम्स आएंगे ना उसके क्या होंगे, ये दो की बात होगी, तो 2 गुना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना इज इम्पॉर्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो भाई KMnO4 जो होता है ना, वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है, H2O2 भी करता है, Cl2 भी करता है। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, SO2, वो आपका एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है, और इसका क्या होता है, खुद का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, लैब में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, 11th-12th से ही कराया जाता है, आपका टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या कराते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं ना, तो वहाँ हम लोग सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंडिकेटर बेस्ट होता है फेनोफ्थिलीन। फेनोफ्थिलीन इंडिकेटर जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, बेस्ट इंडिकेटर होता है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कह रहा है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स क्या क्या है, CH4NH3 वाटर। तो भाई CH4 जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। CH4 ये ऐसा होता है आपका CH4। अमोनिया कैसे होता है, NH3 ऐसा होता है, एक लोन पेयर होता है इसके पास। फिर वाटर क्या होता है, वाटर के पास एक वाटर है ना, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा। इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो भाई ये क्या है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये सारे क्या होते हैं, इनका जो जियोमेट्री होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और शेप जो होता है वो आपका लोन पेयर डिसाइड करता है। तो यहाँ क्या होगा, जब भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है तो वो 109 पॉइंट कुछ आपका क्या होता है, 0.7 या कुछ 28 करके आपकी एंगल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, एक लोन पेयर आ जाता है। अब लोन पेयर क्या करता है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। ठीक है, क्या करते हैं, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन करते हैं, जिसके वजह से ये एंगल क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, 107 वगैरह कुछ आ जाता है, 107 पॉइंट कुछ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं। अब देखो जितने ज़्यादा क्या होंगे लोन पेयर्स होंगे ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका एंगल घटता जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, और एंगल 104 वगैरह तक कुछ पहुँच जाता है। ठीक है, और कम हो जाता है। अब भाई कहेगा कोई बच्चा कि मैम मेरे को तो स्ट्रक्चर ही बनाने नहीं आता, कैसे बनाते हैं ये मुझे पता ही नहीं है। तो भाई ये भी स्टेरिक नंबर से निकलता है, सिंपल है निकालना। एक एग्जाम्पल लेके मैं बता दे रही हूँ, बाकी तुम लोग निकालना होमवर्क में। जैसे NH3 है, तो मैंने क्या बताया, इसके लिए क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर निकालेंगे, हाफ लिखेंगे, देखेंगे सेंट्रल मेटल क्या है, तो क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन। मेनली जो सिंगल होगा ना वो देख लेना, नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट आइटम यहाँ क्या है, 3 है, तो 538/2 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब 4 जब भी आता है ना तो टेट्राहेड्रल, ये याद करना पड़ेगा कि 4 स्टेरिक नंबर होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इतनी चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब देखो 4 में से 3 तुम्हारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है।
तो भाई अब तुमको टेट्राहेड्रल जैसा सा बना देना, टेट्राहेड्रल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब एक उसकी जगह क्या करना, 3 बॉन्ड पेयर है, एक की जगह हटाना और क्या करना, लोन पेयर लगा देना, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर बनाना क्लियर हो गया। तो ये होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा होगा, CH4 होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर कोई नहीं है। इतना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको स्टीयरिंग नंबर आ रहा है तो निकालना, जिसके पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसका एंगल सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। इसके पास क्या है, एक भी लोन पेयर नहीं है तो उसका एंगल क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लोन पेयर क्या कर रहा है, एंगल को घटा रहा है, शेप इसीलिए बदलती है आपकी, क्लियर है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी की बात कर रहा है। तो भाई इसमें चार्ज देखते हैं आपका, उसके बाद साइज भी देखते हैं। तो ऐसे जब चार्ज और साइज को हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी अगर हम लोग देखें तो वो किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। इसकी तो साइज भी कम होती है, चार्ज भी इस पर ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हो रही होती है उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है इन चारों में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, तो भाई ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 जो होती है वो क्या होती है आपकी ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आयन इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो भाई क्या होता है, अगर कलरलेस की बात करें तो जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे D10 होगा ना, वो क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। ये हम लोग DNF ब्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। तो आपका ये वाला पीरियड होता है ना, जिंक कैडमियम Hg वाला, वो क्या होते हैं, उनका +2 जो भी होता है वो तुम्हारे आपके क्या होते हैं, वो कलरलेस होते हैं। जैसे क्योंकि देखो यहाँ Cu2+ अगर निकालो तो यहाँ D9 आएगा ये, ठीक है, ऐसे निकाल लेना सबका। तो यहाँ जो जिंक 2+ निकालोगे ना, जिंक 2 का प्लस का क्या होता है, 3D10 4s2 होता है, हाँ होता है ना। तो +2+ है तो S का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, D10 आ जाएगा, है ना। और D10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पे आप पूछा है कि कलरलेस कौन होंगे, तो जिंक 2+ जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। अगर आपको याद रखना है तो ये भी याद रख लीजिए, जिंक 2+, कैडमियम 2+, Hg2+, सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें क्या है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो भाई अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, मीथेन की बात करें, ये सारे क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन जो होता है ना, वो आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, ठीक है। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस होंगे, उसमें वेपर तो होगा ना, वाटर वेपर्स तो हर जगह ही हैं भाई। तो ये क्या है, ये सारे आपके क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नहीं कौन सा है, N2 जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ द मोस्ट एसिडिक, इसमें से बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो भाई जहाँ पे क्या है, एसिडिक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है ना, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो आपका ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड किया, ये तो तुम्हारे अल्कोहल वाले हो गए, अल्कोहल नहीं होंगे, एसिडिक नहीं होते हैं। आपके जो क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो आपका काफ़ी क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड की, तो ये क्या है आपका साइक्लिक है। साइक्लिक वाले जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कम एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होगा ना, वो आपका यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा कंपाउंड क्या करेगा, टॉटमेरिज्म। टॉटमेरिज्म में आपके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब आपका जो क्या होता है, ग्रुप होता है, वो आपका मूव कर जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन सा इसमें क्या करेगा, शो करेगा टॉटमेरिज्म, तो वो होता है ईस्टर। जहाँ पे भी ईस्टर लगा होता है ना, एसिटिक ईस्टर जो होता है, वो जो होता है वो आपका टॉटमेरिज्म क्या करता है, दिखाता है, ठीक है।
क्या होगा, टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, ठीक है, इसको अगर हम लोग क्या करें, हीट करते हैं तो कौन सा गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा, कौन सी गैस रिलीज करेगी जब हम लोग क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे। तो भाई यहाँ पे गैस कौन सा निकल सकता है, जरा स्ट्रक्चर देख कर ही देखो, स्ट्रक्चर यहाँ से क्या निकल सकता है, तो भाई यहाँ से देखो, यहाँ CO2 जो है वो आपका निकल सकता है ना, क्या निकल सकता है भाई, NH3 वगैरह तो है ही नहीं, NH3 तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ क्या होती है, CO2 जो गैस होती है वो क्या करती है, रिलीज करती है आपकी, क्या होती है, जब बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं ना तो CO2 जो होती है वो आपकी रिलीज करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो कि कह रहा है कि विच हैज़ द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इनमें से हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एनर्जी, ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की अगर हाईएस्ट बात करें तो वाटर जो है ना काफ़ी इजीली तुम्हारा क्या होता है, एवोपरेट हो रहा होता है ना, हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपकी क्या होती है, वाटर की हो रही होती है, ठीक है, क्या हो रही होती है, वाटर की हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आपका क्रोमियम का इन K2Cr2O7, ठीक है, क्या करना है, K2Cr2O7 में ये जो Cr है आपका क्रोमियम है, इसका क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो निकालते कैसे हैं, यहाँ लिख लो भाई, K2Cr2O7, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, जो भी कॉफिशिएंट होता है उसको नीचे लिखते हैं, फिर इनटू करेंगे, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1 होता है, प्लस आपका 2 जिसका निकालना है उसको x कंसीडर कर लो, कोफिशिएंट को नीचे लिखते हैं, ठीक है, +7 इंटू ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, और टोटल ये क्या है, इसके ऊपर कोई टोटल चार्ज नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, ये न्यूट्रल है, 0 लिख देंगे। अब बस इसको सॉल्व करके यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है, तो क्या आया ये 2 + 2x - 14 = 0, यानी कि इधर इम्प्लाइज करते हैं 2x = 12 आ गया है ना, यानी x = 12/2 + 6, ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि क्रोमियम पे चार्ज जो होता है वो क्या आता है, +6 आता है ना, क्या आएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका कह रहा है, ओ सॉरी, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, एफर्वेसेंस दे रहा है आपका NaOH के साथ, ठीक है, जो क्या कर रहा है, फॉर्म्स ईस्टर विथ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, एंड हैज़ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका दे दिया है, ठीक है, तो बताना है कि इसमें ये कंपाउंड क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन वाले। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, NaHCO3 के साथ क्या कर रहा है, आपका एफर्वेसेंस दे रहा है, ठीक है, तो और क्या कर रहा है, वो ईस्टर बना रहा है विथ एथेनॉल, यानी कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर और एथेनॉल का हो रहा है, तो यहाँ ईस्टर और इथेनॉल बन रहा है ना, तो ये इथेनॉल है तो तुम्हारा आपका 2 कार्बन का है ना, और इसका जो क्या है, ये भी दे दिया है, क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है, तो ये बनता कैसे है, एसिड जो होता है ना, वो एसिड आपका क्या करता है, अल्कोहल बना रहा होता है और ईस्टर बना रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका, एसिटिक एसिड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, जो AgNO3 होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट, वो क्या होता है आपका, जो भी आपके क्या होते हैं साइक्लिक वाले होते हैं, बेंजीन वगैरह, उनके साथ क्या करते हैं, ये प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं, और वैसे भी सिमिलरली ये देखो, ये सारे क्या हैं, एक जैसे ही हैं, ये आपका क्या है, डिफरेंट है, तो C6H5Cl जो होगा वो क्या करेगा, आपका प्रेसिपिटेट नहीं देगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है इतना? तो ये आपके थे कुछ 30 क्वेश्चंस, और जो भी आपके डाउट होंगे क्वेश्चंस में या आपको और भी मॉडल पेपर्स चाहिए होंगे तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में देना, इसके फीडबैक्स देना, ठीक है, चलो ठीक है, ओवर करते हैं।